हेलो फ्रेंड्स, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी इंदिरा कॉलोनी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी क्लास 12 की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज के सेशन के ड्यूरिंग हम पढ़ने वाले हैं मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व की प्रमुख जनजातियां। जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है विश्व की प्रमुख जनजातियां। सबसे पहले हम दोस्तों जानते हैं कि जनजातियां होती क्या है। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि जनजातियां क्या होती हैं। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं, इस पृथ्वी पे मनुष्य लाखों वर्षों से निवास कर रहा है और आपने देखा होगा कि लाखों वर्षों से जैसा हमने पढ़ा है कि मनुष्य निरंतर विकासशील है। वो हर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अपना विकास करता है। हर एक से दूसरी जनरेशन जो आती है उसमें हमें नया चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे दोस्तों हमारे पे एग्जाम्पल लेते हैं, जिस जनरेशन में हम हैं उससे हमारे पिछले वाले यानी कि हमारे पिताजी की जनरेशन की बात करें, या फिर उससे पहले हमारे दादाजी की जनरेशन की बात करें, या फिर 500 साल पहले की बात करें, तो लोगों का रहन सहन, उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाज, उनका खान पान, उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल डिफरेंट थी और हमारी संस्कृति और वो बिल्कुल उनसे डिफरेंट है। यानी आज आप जिस तरह से मेरे साथ में यूट्यूब पे पढ़ रहे हो दोस्तों, सोचिए कि पहले की जनरेशन के लोग भी क्या इस तरह से यूट्यूब पे पढ़ते थे? उनके सामने गैजेट्स हुआ करते थे? जी नहीं दोस्तों, क्योंकि ये डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के साथ में अपनी लाइफ स्टाइल को डे बाई डे इंप्रूवमेंट करते जा रहे हैं। सो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि आने वाली जनरेशन जो हो रही है वो हमसे भी एडवांस होने वाली है। इसका मतलब ये है दोस्तों, पृथ्वी पे मनुष्य लाखों सालों से रह रहा है और डे बाय डे उसमें इंप्रूवमेंट करता जा रहा है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आया है। उनकी लाइफ स्टाइल में कोई चेंजेस नहीं आया है, उनके रीति रिवाज में कोई चेंजेस नहीं आया है, उनके खान पान में कोई चेंजेस नहीं आया है, उनके पहनावा में कोई चेंजेस नहीं आया है। यानी कि आज भी वो आदिम तरीके से रहते हैं। यानी कि जो हमारे प्राचीन काल में हम कैसे हुआ करते थे उनका यदि कहीं से प्रमाण मिलता है वो जनजातियों से मिलता है। उन्हें देख के लगता है कि रियल में हम बंदर की प्रजाति के लोग हैं। तो दोस्तों जनजातियों के बारे में यहां से मैं डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करता हूं, यानी कि वो मनुष्य जो आज भी आदिम तरीके से जीवन यापन करते हैं, आदिम तरीके से जीवन यापन करते हैं, उनकी संस्कृति की मैं बात कर लूं, रीति रिवाज की मैं बात कर लूं, चाहे मैं उनकी संस्कृति कहूं, रीति रिवाज कहूं, जीवन यापन कह दूं, पहनावा, खान पान, रहन सहन, समय के साथ परिवर्तन नहीं आया है, समय के साथ परिवर्तन नहीं आया है। इसका मतलब है दोस्तों, हम ये सारी चीज़ें जैसे हैं, इन सारी चीज़ों में हमने समय के साथ में परिवर्तन होते हुए देखा है। दोस्तों आपने स्वयं ने अपनी ज़िंदगी में भी काफ़ी परिवर्तन देखे होंगे, यानी कि रिगार्डिंग टू आपकी संस्कृति कल्चर के अकॉर्डिंग आपके जो रीति रिवाज चलते हैं, जीवन यापन, आपकी लाइफ स्टाइल में चेंजेज हुए हैं, आपके पहनावे में चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, उसके साथ में खान पान, रहन सहन, ये सारी चीज़ें परिवर्तन होने लगी हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे लोग हैं जो आदिम तरीके से अभी भी पुरानी कल्चर के अकॉर्डिंग रहते हैं, कोई चेंजेस उनमें नहीं आया है, और वो लोग हैं जो क्या कहलाते हैं? जनजातियां कहलाते हैं। और दोस्तों देखो, सबसे इंपॉर्टेंट अपना की पॉइंट इसमें है, जो भी जनजातियां होती हैं वो सामाजिक व सांस्कृतिक एक रूपता का समूह है। न कि जैविक समूह का, न कि जैविक समूह का। क्या मतलब हो गया दोस्तों इसका? दोस्तों इसका मतलब है जो भी जनजातियां, देखो हमारी जो जनजातियां है ना, विश्व के सारे कोनों पे रहती है। आप हर महाद्वीप में देखोगे, अमेरिका की रहती है, साउथ अमेरिका की रहती है, अफ्रीका की होगी, यूरोप की होगी, एशिया की होगी, ऑस्ट्रेलिया की होगी, हर महाद्वीप में आपको ये जनजातियां मिल जाएगी। तो सारी जनजातियों का मैं ओवरऑल कंक्लूजन देखूंगा तो दोस्तों मैं पाऊंगा कि उनकी सामाजिक और जो सांस्कृतिक है ना, वो तो उनकी एक रूपता पाई जाती है। सामाजिक और सांस्कृतिक एक रूपता का मतलब है कि उनकी, आप जीवन यापन की बात करोगे, उनके पहनावे की
की बात करोगे, उनके खान पान की बात करोगे, उनके रहन सहन की बात करोगे, ये सारे लगभग सिमिलरिटी है, ये सारे लगभग मैच करते हैं। लेकिन वो जैविक समूह की एक रूपता नहीं रखते हैं। तो इसका मतलब है कि उनकी कल्चर, उनके खान पान, रहन सहन, उनकी लाइफ स्टाइल वो अभी भी किस तरह की, रूढ़ी तरीके की है या फिर आदिम तरीके की है। उन लोगों के ग्रुप को क्या बोला जाता है? जनजातियां बोला जाता है। आई होप दोस्तों अभी आपको क्लियर हो गया हो कि जनजातियां क्या लोग होते हैं। यानी कि जनजातियां वो लोग होते हैं जिनको आज भी कोई एग्जाम से मतलब नहीं है, जिनको आज भी कोई पढ़ाई से मतलब नहीं है, मोबाइल से मतलब नहीं है, क्या बिजनेस करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या इंप्रूवमेंट करना है, क्या डेवलपमेंट करना, मेरी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, उनको कोई मतलब नहीं है इन सारी चीज़ों से। वो अपनी प्राकृतिक ज़िंदगी जीते हैं, यानी कि वो अभी भी प्रकृति की गोद में है। तो आप कहोगे कि दोस्तों इन लोगों के साथ में क्यों डेवलपमेंट नहीं किया जाता? हमारी इतनी सारी गवर्नमेंट है, हर कंट्री की, हर डेवलपमेंट देश है, इनके डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं देखते? दोस्तों इनकी डेवलपमेंट ना होने की सबसे प्रमुख वजह ही है कि ये ऐसे स्थानों पे रहते हैं जहां तक टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाती है। यहां विकसित नहीं होने की सबसे दूसरी वजह ये भी है कि ये ऐसे स्थानों पे रहते हैं जहां तक टेक्नोलॉजी का पहुंच पाना काफी मुश्किल है, जिसकी वजह से आज भी ये लोग अपनी आदिम तरीके से जीवन यापन करते हैं। ओके दोस्तों अब हम बात करते हैं इनके निवास स्थान की। तो आप कहोगे कि ये कहाँ पे रहते हैं? आपने देखे हैं क्या? नहीं देखे, मैंने भी नहीं देखे। तो इनके निवास स्थान की दोस्तों मैं बात करूं, क्योंकि इनके निवास स्थान ही ऐसे हैं जिनकी वजह से ये अपलिफ्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी इनके पास में नहीं आ रही है, इनके पास में लाइफ स्टाइल में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी रीजन है उनका निवास स्थान। तो दोस्तों जानते हैं कि इनका वो कौन सा निवास स्थान है, यानी कि ये प्रजातियां कहां पे पाई जाती हैं? जनजातियां। ओके, तो इनके मैं बात करूं तो एक तो ये ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं जहां पे बहुत शीत होती है, पूरा बर्फीले घर होते हैं इनके, ध्रुवीय प्रदेशों की मैं बात करूंगा। दूसरी दोस्तों ये पाई जाती है शुष्क व उष्ण मरुस्थल में पाई जाती है, यानी कि शुष्क मरुस्थल में पाई जाती हैं। उसके बाद में दोस्तों मैं बात करूंगा ये घने जंगलों में पाई जाती हैं, घने जंगलों में इनका निवास स्थान होता है। या फिर दोस्तों इनका निवास स्थान दुर्गम पहाड़ी या पठारी प्रदेश में होता है। ये तो दोस्तों होती हैं हमारी जनजातियों का निवास स्थान। दूसरी तरफ से एक एंगल उठा के देखोगे, इनकी वजह से, इनके निवास स्थान की वजह से ही ये आदिम है, यानी कि टेक्नोलॉजी यहां तक नहीं पहुंच पाती है। दूसरी तरफ से आप देखोगे सर ये क्यों रूढ़ी है, क्यों अपने आदिम तरीके से रहते हैं, क्यों इनकी टेक्नोलॉजी, क्यों इनकी लाइफ स्टाइल में चेंजमेंट नहीं आया? इसका सबसे बड़ी रीजन है कि ये लोग प्रकृति की गोद में रहते हैं। ध्रुवीय प्रदेश हो गए, शुष्क मरुस्थल हो गए, घने जंगल हो गए, या फिर दुर्गम पहाड़ियां या फिर पठारी प्रदेश हो गए, जहां तक टेक्नोलॉजी पहुंच नहीं पाती हैं। और ये लोग इन लोगों से बिल्कुल भी संपर्क नहीं करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों आप देखोगे कि जैसे कि मैं बात करूंगा एस्किमो वगैरह की, वहां पे आजकल टेक्नोलॉजी आ रही है, सरकार उसके लिए काम कर रही है, वो भी थोड़े आधुनिक होने लग गए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के संपर्क में आएंगे, आने वाले टाइम में वो भी क्या हो जाएंगे, थोड़े एडवांस हो जाएंगे। तो जरूरत है दोस्तों उनको भी थोड़े इंप्रूवमेंट करने की। लेकिन दोस्तों बहरहाल मैं यही कहूंगा कि ये जो लोग रहते हैं वो आज भी आदिम तरीके से जीवन यापन करते हैं, ये इनका निवास स्थान होते हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि इनकी अर्थव्यवस्था किस तरह से चलती होगी। यानी कि आज हम देखते हैं भारत की इकोनॉमी किसी पर निर्भर करती है, या फिर किसी व्यवसाय पे करती है, सेवाओं पे करती है। अलग अलग देशों की अलग अलग इकोनॉमी डिपेंड करती है। वैसे तो दोस्तों यहीं से पता चल जाएगा इनकी इकोनॉमी क्या होगी। इनकी कोई खास इकोनॉमी नहीं होती, फिर भी दोस्तों यहां हमें जानना जरूरी है कि इनकी अर्थव्यवस्था किस तरह की होती है। दोस्तों मैं जब भी बात करूंगा इनकी अर्थव्यवस्था की, देखो ये तो पहले से ही आदिम होता है। मैंने कहा ये प्रकृति की गोद में, इनको आज के लाइफ स्टाइल से, आज के डेवलपमेंट से, आज की टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों देखो, एक तो ये खाना बदोश टाइप के होते हैं, यानी कि एक तो ये घुमक्कड़ प्रकृति के होते हैं, आज कहीं कल कहीं जहाँ जगह मिल गई वहाँ पे अपना रह लिए। एक तो ये घुमक्कड़ होते हैं, और जब घुमक्कड़ होते हैं तो अगला इनका काम रहता है खाद्य संग्रहण करना। खाद्य संग्रहण कर लिया, अगला ये कर ले अपने आखेट हो गया, अगला इनका बिजनेस, यानी कि शिकार करना इनका हो गया। और दोस्तों ये पशुचारण करते हैं, जिन पशुओं के ये संपर्क में आते हैं उन पशुचारण भी ये कर लेते हैं। आदिम निर्वहन कृषि क्या मतलब हो गया दोस्तों, यानी कि ऐसी कृषि
जिनमें टेक्नोलॉजी का बहुत कम, जैसे कि आज जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी से या फिर एक व्यवस्थित तरीके से जो कृषि करते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट आदिम तरीके की होती। बीज डाल दिए, जो कुछ मिल गया वैसे ही खा लिया पूरा। यानी कि अभी जैसे कि हम कृषि को जितना सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, यानी कि निराई, बुआई, गुड़ाई, ये सारी चीज़ अपन करते हैं, लेकिन उनमें इस तरह का नहीं होता, आदिम तरह की होती है। तो इस तरह की दोस्तों इनकी इकोनॉमी होती है, यानी कि इनकी अर्थव्यवस्था की हमने बात की, और इनके बाद में हमने निवास स्थान की बात की, और सबसे बड़ी चीज़ है हमने ये समझा है कि दरअसल जनजातियाँ होती क्या चीज़ है। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में, यानी कि कौन कौन सी जनजातियां इस तरह की रहती हैं। तो अगला हमारा हेडिंग डाल दें, विश्व की प्रमुख जनजातियां। विश्व की प्रमुख जनजातियां, यानी कि ये विश्व में प्रमुखता कहाँ कहाँ पे रहती है, किस किस जगह पे कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं। और ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व में प्रमुख जगहों पे रहने वाली जनजातियों पे प्रकाश डालिए। तो हमें लिखना पड़ेगा कौन कौन सी जगह है और वहाँ पे कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा सो दैट आप इजीली उसको याद कर सकते हो। ओके दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ध्रुवीय प्रदेशों से। सबसे पहले मैं कहूँगा ध्रुवीय प्रदेशों से। ध्रुवीय प्रदेशों में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। देखो दोस्तों, जब भी नाम आता ध्रुवीय प्रदेश, एकदम एसी टाइप के ठंडे होते कि नहीं होते। ध्रुवीय प्रदेश का मतलब क्या, एकदम ऐसी ठंडे होते हैं। तो इसको मतलब याद रखने का तरीका है, ए से आपका बन जाएगा एस्किमो, एस्किमो बन जाएगा, और सी से बन जाएगा सेमोयॉड्स। सेमोयड्स, ये सेमोयड्स यहाँ की जनजातियाँ जो ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। दरअसल दोस्तों ये एस्किमो हमारे सिलेबस के अंतर्गत रहेगा और इसको हमें बाद में भी डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। और जो ध्रुवीय प्रदेश आपका साइबेरिया वगैरह के जो ऊपरी इलाके हैं, यूरोपियन कंट्री, स्कैंडिनेविया, नॉर्वे के आसपास ये सेमोयड्स वगैरह की जनजातियाँ पाई जाती हैं। अब इसके बाद में दूसरी देखते हैं अपन, दूसरी है दोस्तों हमारे विषुवत रेखीय सघन वनों के निवासी, यानी कि जो विषुवत रेखीय। अब दोस्तों यहां से कैसे याद रखो, देखो विषुवत रेखा का मतलब क्या होता है, इक्वेटर, यानी कि जो विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी कि दो समान भागों में बांटती है, दो समांग भागों में बांटती है। तो पहली जनजाति का नाम भी यहां से पता चल गया, सेमांग। देख लो दोस्तों, बिल्कुल इजी है। देखो दोस्तों, समांग को कैसे याद रखो, समांग बांटती किसको है, भूमध्य रेखा ही तो दो समांग भागों में बांटती है, दो समान भागों में बांटती है। तो जनजाति का नाम भी क्या है, सेमांग जनजाति। आगे की देखो, आगे की दो जनजातियों के नाम यहाँ पे लिख देता हूं। एक तो है सकाई और अगली है हमारी पिग्मी। कैसे याद रखोगे दोस्तों, यहां से सेमांग का तो आपको पता चल गया, यानी कि दो समांग भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो समांग भागों में, दो समान भागों में बांटती है। तो विषुवत रेखीय सघन वनों में निवास करने वाली जनसंख्या जो जनजाति है वो है आपकी सेमांग। और अगला देखो, जब कोई भूमध्य रेखा पे प्रजाति निवास करती है, भूमध्य रेखा ऐसी जगह दोस्तों जहां सर्वाधिक टेम्परेचर होता है, गर्मी, उष्ण, हीट सबसे ज्यादा कहां पे पड़ती है, भूमध्य रेखा पे पड़ती है। अब भूमध्य रेखा पे कोई रहेगा, सिकाई तो हो ही जाएगी उसकी, तो सकाई याद कर लेना, मतलब सिकाई हो जाएगी उसकी। अब जब सिकाई होगी तो वो क्या होगा, पिघल जाएगा, यानी कि या फिर पक जाएगा। तो याद रखोगे पिग्मी, या फिर इस तरह से सकाई, पिग्मी और सेमांग, ये आपकी ऐसी जनजातियां हैं जो कहां पे पाई जाती हैं, विषुवत रेखीय सघन वनों में पाई जाती हैं। अगला तीसरा देखते हैं दोस्तों, उष्ण या शुष्क कालाहारी मरुस्थल में। देख लो दोस्तों, यहां से याद रखें, कालाहरी की बात आ रही है। देखो काला क्या होता है, काला ब्रुस याद रख लेना, काला ब्रुस, काला ब्रुस। काला ब्रुस का क्या मतलब हो गया, ये आपकी बुशमैन एक जनजाति है। याद रखेंगे काला ब्रुस याद रखना, यानी कि कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है, बुशमैन पाई जाती है। काला ब्रुस याद रखना। अरे जब ब्रश नहीं लाते हैं नया नया पेंट करने के लिए, एकदम सफेद सफेद होता है और जैसे ही पेंट करने लग जाते हैं तो काला हो जाता है, तो काला ब्रुस याद रखना है। तो क्या बनाओगे, काला ब्रुस, यानी कि आपके कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है, बुशमैन है। अब इसके बाद में देखते हैं चौथे नंबर की। दोस्तों जो आपकी चौथे नंबर की होती है वो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में,
यानी कि उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं वहाँ पे। अगेन देखो दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय आता है, दूसरा आता है घास के मैदान। अब देखो दोस्तों, हमने देखा पहले के समय हमारे ऋषि मुनि या फिर जिस भी धर्म के जो प्रचारक हुए हैं, जो प्रवर्तक हुए हैं, उन्होंने क्या किया, तपस्या की है। तपस्या के लिए क्या जरूरी, उष्ण जरूरी है, और दूसरी घास का मैदान, छांव भी तो चाहिए कि उनको। इसका मतलब वो लोग जो पहले तपस्याओं से संबंधित रहे हैं, कहाँ पे, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो वहाँ पे तपस्या वाले दो लोगों के नाम याद रखो, एक तो साईं का नाम याद रखोगे, भगवान से संबंधित है साईं, और दूसरा याद रखो भगवान बुद्ध यानी कि बद्दू। याद करने का तरीका दोस्तों, यहाँ पे आपका रह जाएगा मसाई, क्या बन जाएगा, मसाई बन जाएगा, मसाई हो गया और बद्दू हो गया। याद रखने का तरीका देखो किस तरह से, यानी कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, यानी कि उष्ण कटिबंधीय बहुत ही गर्मी जहाँ पे है, तो मतलब तपस्या जैसा हो गया। इसका मतलब घास के मैदान, थोड़ी घास भी बन गई, यानी कि बीच का मार्ग बन गया। भगवान बुद्ध ने भी तो कहा था ना, बीच का मार्ग आपको अपनाना चाहिए, गर्मी और घास वाला। तो इसका मतलब बद्दू याद रखोगे, इसका मतलब याद रखोगे मसाई, यानी कि साईं और बद्दू। बद्दू तो याद रह जाएगा बुद्ध से, और उसका मतलब साईं मतलब भगवान से, तो मसाई यहां से याद रख सकते हो। ये दोस्तों थोड़ा याद करने का तरीका, सो दैट आप जब भी एग्जाम में आता है तब इजीली उसको लिख सकते हो। ओके, अब अगली बात करते हैं दोस्तों 5 नंबर की, समशीतोष्ण घास के मैदान। समशीतोष्ण घास के मैदान यानी कि अब क्या है, थोड़ा मौसम अच्छा है, समशीतोष्ण है, अच्छे घास के मैदान है। अब वहाँ पे कौन रहेगा, खरगोश वहीं तो रहते हैं। अब खरगोश गर्मी में तो रह नहीं पाएगा, और ज़्यादा ठंड में रह नहीं पाएगा, और ना ही वो मरुस्थल में रहता है, आपको पता झाड़ियों में छुप के रहता है। तो उसको क्या चाहिए, समशीतोष्ण घास के मैदान चाहिए। तो उसमें कौन सा रहेगा, खरगोश। अरे खरगोश नहीं, खिरगिज। खिरगिज जो जनजाति हैं वो आपकी कहाँ पे रहती हैं, इस तरह के समशीतोष्ण घास के मैदानों में रहती हैं। तो कैसे याद रखोगे, जब भी नाम आएगा समशीतोष्ण घास के मैदान, यानी कि जहाँ पर घास लगी हो, अच्छा मौसम, उष्ण में तो गर्म रहता है, समशीतोष्ण में थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो खरगोश उसी तरह की झाड़ियों में रहते हैं, तो याद रखोगे वहाँ पे खिरगिज रहती है। मसाई और बद्दू का जब भी नाम आए, इसका मतलब उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, तो मसाई और बद्दू याद रखोगे। बुशमैन कैसा, काला ब्रश, तो बुशमैन हो गया। और सेमांग सकाई यानी कि समांग नाम जब भी आए, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 बराबर भागों में बांटने वाला, यानी कि आपका विषुवत रेखीय जो आपके सघन वन होते हैं वहां की जनजाति की बात हो रही है। और जब वहां पे रहेंगे तो क्या हो जाएगी, सकाई हो जाएगी, यानी सिकाई हो जाएगी, और पिघल जाएगा तो पिग्मी बन जाएगा। और आपको एसी यानी कि ध्रुवीय प्रदेशों में एसी जैसा माहौल होता है, तो ए से आपका एस्किमो बन जाएगा, और सी से आपको सेमोयोट्स बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगली और लास्ट वन देखते हैं, यानी कि 6 नंबर का जो अपना है वो है आपका दुर्गम, जिस तरह से लिखा है दुर्गम पर्वतीय व पठारी प्रदेशों में यहाँ कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं उसके बारे में देखो दोस्तों। दुर्गम पर्वतीय व पठारी प्रदेशों में जैसे हमारी रहती हैं भील, मीणा, उसके बाद में नागालैंड, नागा प्रजातियों के नाम से ही तो बना है, नागा जनजातियों, नागा संथाली जो भाषा है संथाल लोगों पे बनी है, जो संथाल याद रखोगे। और उसके बाद में याद रखोगे दोस्तों गोंड, ये आपकी रह जाएगी गोंड, गोंड जनजाति, ये भी बहुतायत पाई जाती गोंड जनजाति हमारे सिलेबस में, आगे इसको हम डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों भील, मीणा, नागा, संथाल और गोंड, भील, मीणा, नागा, संथाल और गोंड, इस तरह से आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। दोस्तों ये हमारा ज्योग्राफी क्लास का इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने जाना है कि जनजातियां क्या होती हैं, उनका निवास स्थान कहाँ पे होता है, उनकी अर्थव्यवस्था क्या होती है, तथा विभिन्न प्रदेशों में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। ओके दोस्तों, एक बार फिर से देख लो, यानी कि एसीसी याद रख लोगे, और उसके बाद में जो विषुवत रेखीय सघन वन है तो सेमांग हो जाएगा, सकाई और पिग्मी बन जाएगा। इसके बाद में काला ब्रुश होता है, काला हरी, तो बुशमैन बन जाएगा। और घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय मसाई और बद्दू बन जाएगा, यानी कि साई और बुद्ध से याद कर लो। और समशीतोष्ण घास के मैदान खरगोश, खिरगिज याद कर लो। और पर्वतीय, और आपको पता है कि पहाड़ी एरिया में हमारे भील, मीणा और ये गोंड, संथाल, नागा लोग रहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों याद करने का तरीका था। हमारे एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे विभिन्न एरिया में रहने वाली जनजातियों पर प्रकाश डालिए, तो एक क्वेश्चन हमारे बड़े वाला अच्छा यहाँ से बनता है, उसको बस इसी तरीके से आपको लिखना है। तो ये तो था दोस्तों हमारे विभिन्न जनजातियों से संबंधित। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट है कि हमारे सिलेबस में हमें इन सारी जनजातियों के बारे में नहीं पढ़ना है, कुछ एक जनजातियां हैं केवल उसी के बारे में हमें अध्ययन करना है, कौन सी है उसके बारे में देखते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सी जनजातियों को हमें डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, जो हमारी बुक में दे रखी है। वहां 4 प्रकार की मुख्यतः हमें जनजातियां दे रखी है, उन 4 जनजातियों को हमें डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। उसमें उस संबंध में हमारी सबसे जो पहली है
वो है हमारी एस्किमो, और जो दूसरी हैं वो है हमारी बुशमैन, और जो हमारी तीसरी है वो है हमारी भील, और जो अगली है वो है हमारी गोंड। ये इन जनजातियों के बारे में दोस्तों हमें डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। जैसा आपको पता होगा कि दोस्तों एस्किमो जनजातियां आपके ठंडे प्रदेशों में रहती हैं, ये आपके ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ये आपके ध्रुवीय प्रदेशों में, जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा उत्तर अमेरिका के जो आसपास में और जो कनाडा और अलास्का का जो 66.5 डिग्री का जो आर्कटिक वृत्त है, उनके आसपास में ये जनजाति मुख्यतः पाई जाती हैं। जो आपका ग्रीनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, बैफिन द्वीप हो गया, इनके आसपास के एरिया में ये बहुतायत पाई जाती हैं। ओके, अब इसके बाद में जब अपन बात करेंगे बुशमैन की, तो ये तो हमने देखा था कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। कहाँ पे है कालाहारी मरुस्थल? ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। बिल्कुल शुष्क और एक सूखा मरुस्थल है दोस्तों, उष्ण है, बहुत गर्म है। इसके बाद में भील और गोंड की बात करें दोस्तों, ये जनरली विश्व के ये पहाड़ी प्रदेशों में पाई जाती हैं, और भारत के स्पेशली ये भारत के पहाड़ी और प्रायद्वीपीय भारत में बहुतायत पाई जाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में, यानी कि जो पठारी भाग है नीचे का, ये बहुतायत पाई जाती हैं। तो दोस्तों इन सारी जनजातियों का अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। अगला वीडियो कंप्लीटली डेडिकेटेड टू रहेगा एस्किमो, उसके बाद में बुशमैन के बारे में पढ़ेंगे, फिर भील के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपन गोंड जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। अगले 4 वीडियो के दौरान अपन इन सारे 4 की 4 जनजातियों को डिटेल से अध्ययन कर लेंगे, और 4 वीडियो के बाद में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे साथ में बने रहने के लिए। अब से हम ज्योग्राफी की सीरीज कंटिन्यू रखेंगे, डेली एक वीडियो आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे साथ में बने रहने के लिए।